साथियों सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनेट क्लासेस पे। देखिए आपको मध्ययुगीन भारत मेडाइवल हिस्ट्री आपको कराई जा रही थी, तो आइए देखते हैं इसी क्रम में मध्यकालीन भारत का इतिहास। आपको गजनवी और गौरी कासिम के बाद से गजनवी और गौरी का पूरा करा दिया गया था। तो देखिए अब आइए देखते हैं हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका दिल्ली सल्तनत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको तो आप लोग बिल्कुल गांठ बांध करके रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। उसमें हमने आपको कुछ एमसीक्यू बताए थे कुछ फैक्ट्स के रूप में, और आगे आपको जो है उस पर हम पूरा आपका जो है एमसीक्यू करा देंगे। चलिए देखते हैं क्या है इसमें, टाइम ना वेस्ट करते हुए। बस आप सभी से एक ही गुजारिश है कि वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। और बाकी आपको इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से ये सोचने प्रेरणा तो मिल ही रही होगी और साथ ही साथ समझ मिल रही होगी कि आपके पीठ के पीछे बहुत सारे जयचंद हैं। आपके भी जीवन में बहुत सारे जयचंद हैं, उन जयचंदों से बचिए। दिल्ली के सुल्तानों को देखिए क्या बोलते थे। देखिए दिल्ली सल्तनत में क्या था आपका, जो आपका ऐबक आया था, सॉरी हाँ, देखिए गजनवी आए, ठीक है। गजनवी के बाद आपके आते हैं कौन, गजनवी के बाद आपके आते हैं गौरी, और गौरी के बाद आपके क्या आते हैं, गौरी के बाद आपके क्या आते हैं, गौरी के साथ आते हैं ऐबक। तो वही जो कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे, वही चल करके आपकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। बट अगर रियल एस्टेब्लिशर की बात की जाए, यानी प्रमुख जो मेन थे, तो वो थे इल्तुतमिश जी। तो दिल्ली सल्तनत में जो हम बात करेंगे, क्या करेंगे कि तुर्क साम्राज्य स्थापित हो गया था, तो इसको हम प्रारंभिक तुर्क बोलते हैं दिल्ली सल्तनत के काल को, और आदि तुर्क काल भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है, 1206 से 1526 तक कुल 320 वर्षों का इनका शासन रहा था। तो इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें हम स्टडी करेंगे आपकी ऐबक जी के बारे में। उसके बाद हम यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट आपके क्या बने थे, कुछ इम्पोर्टेंट आपके जो बने थे, जैसे कुतुब मीनार बनी थी, ठीक है, कुतुब मीनार। कुछ इम्पोर्टेंट आपके ग्रंथ थे जो लिखे गए, ठीक है। कुछ आपके इम्पोर्टेंट कवि, यानी जिनको बोला जाता है, कुछ उनमें से आपके गायक थे, उनका भी हम आपको बताएंगे जो भारत में शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। अब इसमें क्या है आपको, साथ ही साथ महिला महिला की जो बात आती है, महिलाओं के शासन की बात करेंगे इसमें। महिलाओं के शासन में कौन आता है, हमारी एक ही थी, फर्स्ट एंड लास्ट ओनली रजिया सुल्ताना। और उसके बाद कौन आई थी, उसके बाद आपके आते हैं क्या, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे आपके ऐबक के बाद फिर खिलजी आएंगे, खिलजी के बाद आपके तुगलक आएंगे, और तुगलक के बाद आपके कौन आते हैं, तुगलक के बाद छोटे छोटे वंश आते हैं, और लास्ट में आप लोदी पढ़ेंगे। और लोदी का जो है सीधा वहाँ से क्या होता है, लोदी की सीधी लड़ाई होती है बाबर से, और वहीं से फिर आपका आ जाता है मुगल। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करी जाए, तो आपका जो मेन फेज रहा है, जो 792 ईसा पूर्व कासिम के आने से शुरू हुआ था, कासिम जजिया का यहाँ पे जो इन्होंने लगाया था, जजिया फर्स्ट टाइम, उसके बाद आपका जो जजिया लगाने के बाद से जजिया की जो आगे की हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत में मिलेगी। कासिम के बाद आपके गजनवी आते हैं, गजनवी, इन्होंने क्या किया था, सोमनाथ को लूटा था, सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया था 17 बार। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। फिर आपके क्या आते हैं, फिर आपके इसमें आते हैं गौरी। भाई यहाँ पे आपके क्या होते हैं, हम आपको थोड़ा सा पुरानी क्लासेस के लिए तो अभी कनेक्ट है, देखिए इतिहास कनेक्ट है। जयचंद अभी भी आपसे तब से लेके अभी तक कनेक्ट है। तराइन के युद्ध हुए प्रथम 1191, और द्वितीय कब हुआ था, द्वितीय हुआ था, ये देखिए 1191 था, द्वितीय हुआ था 1192। फिर चंदावर का युद्ध, और उसके बाद आपका तुर्किश साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो ये आपकी पूरी डिटेलिंग थी। अब वहाँ से हम कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए बहुत बहुत स्वागत है सभी का। अब इसमें क्या करते हैं हम देखिए, देखिए दिल्ली के सुल्तानों को जो है प्रारंभिक है, तो मैंने आपको बताया था कहा जाता है 1206 से 1526 तक का चला, यानी 5 वंशों ने कुल 320 साल तक शासन किया। इसमें सबसे ज़्यादा था मामलूक वंश, यानी गुलाम वंश भी जिसे बोला जाता है।
1206 से 90, या 1290, यानी कम से कम 84 साल इन्होंने आपका शासन किया। फिर 1290 से 1320 तक खिलजी आए थे। उसके बाद तुगलक आते हैं। फिर देखिए सैयद वंश रहे 36 साल तक। फिर लोधी वंश आपका रहा करीबन करीबन वही आपका 50-60 साल तक रहा। ठीक है, तो 5 वंशों ने सबसे अधिक समय तक शासन जो किया था उनमें तुगलक थे। तुगलकों ने 94 वर्ष तक शासन किया था। 94 वर्ष तक शासन किया था तुगलकों ने। और सबसे कम किसने शासन किया पूछा जाएगा आपसे, तो सबसे कम आपका शासन जो किया है वो किया है खिलजियों ने। 30 वर्ष का। ठीक है, तो देखिए ये तो आपको मिल गया डिटेल पूरा। फिर आपका क्या था, देखिए मामलूक वंश। अब मामलूक वंश क्या था, मामलूक वंश क्यों बोला जाता था इसको, देखिए मामलूक वंश तो गुलाम वंश एक ही था आपका पूरा। तो इस देखिए मामलूक वंश, इसको गुलाम वंश भी बोला जाता है। तो देखिए इसको इसलिए, देखिए अब इसमें क्या दिया गया आपका है, मामलूक है, देखिए खिलजी है, लोधी वंश में सबसे सर्वाधिक अब इन इन सब में से पूछा जाए तो सर्वाधिक लोधी वंश के शासकों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक था। ठीक है, मामलूक। बहलोल लोधी था अकेला शासक, सर्वाधिक 38 साल तक उसी ने राज किया था। दूसरे साल पे आते हैं आपके फिरोज शाह तुगलक, 37 वर्ष। वंश और शासन का आपको पूरा बता दिया गया। देखिए आपके इतिहासकार थे मोहम्मद हबीब। उनके अकॉर्डिंग अगर चाहे तो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध ने जन्म ले लिया था, जब ऐबक आ गया था जो सरदार बना था बख्तियार खिलजी के बाद आपका। ठीक है, फिर क्या किया था, 1526 में पानीपत की रणभूमि में कुछ देर अंतिम अपनी सांस ली, और वहीं से आपका। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का अंतिम तुर्क या दिल्ली सल्तनत का अंतिम कौन सा था, नसीरुद्दीन महमूद था। और अंतिम सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी। अंतिम सुल्तान कौन था आपका, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ ही इनकी आपके बाबर की जो है क्या होता है, युद्ध होता है। और वहीं से जो है आपकी मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। तो ये देखते हैं मामलूक वंश 1206 से 1290 तक का शासनकाल रहा था। उसमें सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है एसएससी के एग्ज़ाम में, तो आपका यूपी ट्रिपल एससी भी पूछता है, और साथ ही साथ यूपी पीसीएस से तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सारा कुछ परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये देखते हैं क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था ये फर्स्ट थे। अच्छा, इन्हें मामलूक या गुलाम क्यों बोला जाता है, जैसे मामलूक है या दास वंश या गुलाम वंश, गुलाम वंश भी बोला जाता है इनको। गुलाम वंश के पहले शासक कौन थे, गुलाम वंश के पहले शासक आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। देखिए ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। तो आपसे अगर ऐबक भी कई कई बार यूपीएससी के एग्जाम में देखा है, आपसे शाब्दिक अर्थ पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ऐबक का अर्थ चंद्रमा का स्वामी होता है। देखिए गौरी की मृत्यु के बाद उनके 3 अधिकारियों के हाथ में महत्वपूर्ण कमानें थीं। यालदोज था जो कि सिंध के मार्ग पर स्थित था, और कामरान जो है, कामरान और सकरून का शासक शासक था। ठीक है, यालदोज आपका। अगला क्या था, देखिए नसरुद्दीन कुबाचा उच्च शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक नॉर्थ इंडिया में जो है प्रदेशों का शासक था। अब नॉर्थ इंडिया में ही तो आपका दिल्ली आता है। तो नॉर्थ इंडिया में उन्होंने क्या किया, देखिए ऐबक ने अपनी विवाह जो किया था नसरुद्दीन कुबाचा और पुत्री का विवाह अपने प्रिय गुलाम सरदार देखिए इल्तुतमिश से किया था। आप देखते जाइएगा, इल्तुतमिश इनके आगे चल के रियल एस्टेब्लिशर बनते दिल्ली सल्तनत के। फिर क्या हुआ, देखिए तराइन की विजय के बाद मोहम्मद गौरी द्वारा ऐबक को भारत में कुछ प्रदेश थे वहाँ पे प्रभारी नियुक्त कर दिया सरदार टाइप से। ऐबक को उसके गरीब माँ बाप ने निसापुर यानी फारस में अब्दुल अजीज कोको को बेच दिया था। देखिए बेचा गया था ये। अब जाके देखिए कि इतिहास कैसे बदलता है, किसी का वक्त आने पे कैसे बदलता है। जो पीठ में खंजर करते हैं आपकी, या पीछे जो जयचंद बनते हैं, उनका समय जब अंत आता है तो कैसा आता है। तो देखिए इनको अब्दुल अजीज कोको को जो है बेच दिया। अब बेचने के बाद क्या हुआ,
कोको की मृत्यु के बाद उसने अपने उसके पुत्रों ने ऐबक को गजनी मोहम्मद गौरी को बेच दिया। अब देखिए कितनी बार बेचा गया। पहले माँ बाप बेच देते हैं गरीबी के कारण कि कम से कम पाल पोस लेंगे इनको, काजी अब्दुल अजीज जी कोको, और उसके बेचने के बाद इनको गौरी के हाथों बेच दिया गया। तो इसीलिए ये क्या था, दास था, यानी गुलाम था। और यही गुलाम आगे चल करके गुलाम वंश का शासक बनता है, प्रथम दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बनता है। देखिए क्या दिन था और क्या आ गया। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तो इनको जब बेच दिया गया देखिए इनको जब बेच दिया गया तो क्या हुआ फिर, आपका हम्म सर्वप्रथम अमीर एक अखुर तथा 1192 में भारतीय विदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया गौरी ने इसको खरीदने के बाद। बाद में मुइजुद्दीन के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली के वायसराय और सिपाही सालार का कार्य करने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 से 1209 तक मलिक और सिपाह सालार की पदवी से भी रहना पड़ा था, और वह अपने नाम के सिक्के नहीं डलवा सका था। ये ऐबक का पूछा जा सकता है कि ऐबक ने अपने सिक्के डलवाए थे नहीं डलवाए थे। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार देखिए सिंध था, पंजाब था, दिल्ली और दोआब तक था। अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं। लाहौर में जो है सुरक्षा की दृष्टि से ये लाहौर चले गए थे, तो वहाँ पे चौगान खेल रहे थे। तो चौगान खेलते वक्त जो खेलते टाइम, ठीक है, आधुनिक में चौगान को बोलते हैं पोलो खेल, ठीक है। खेलते खेलते इसने राजधानी बनाया था, और वहीं पे इनकी घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो समझ में आया कि ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। ऐबक की मृत्यु आपकी कैसे हुई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहीं से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक शासन करने वाला राजा कौन था, तो वो तो आपके अनंत वर्मन थे, आपके अनंत वर्मन थे। और आपका जो, अगर ऐसे पूछा जाए तो ऐसे तो आपको मैंने बता दिया है, इब्राहिम लोदी दूसरे थे। उससे पहले आपके कौन थे, ये देखिए आपको यहीं पे पूरा बताया गया है। उससे पहले आपके ये देखिए, उससे पहले जो आपके थे तुगलक जी थे। बहलोल लोदी पहले थे और तुगलक जी दूसरे थे। बट अगर भारतीय राजाओं की बात की तो तुर्किस थे, मुस्लिम थे। भारतीय राजाओं में अगर पूछा जाए तो वो आपके कौन थे, वो आपके थे अनंत वर्मन, अनंत अनंत वर्मन। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है, जहाँ पे कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी का हार्ट है, उस जो जो ब्रह्म पदार्थ चेंज किया जाता है हर 12 साल में, तो वो जगन्नाथ मंदिर जी का निर्माण जो करवाया था अनंत वर्मन ने करवाया था लास्ट में, ठीक है। उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया था, 70 वर्ष तक, ठीक है। चलिए। अब आपको देखिए ऐसे रोचक तथ्य आपको डिनर क्लासेस पे मिलेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब की बटन दबानी है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को धीरे धीरे सभी से सब्सक्राइब करा के आपको शेयर करना है। तो देखिए क्या रहा फिर, अब आगे क्या होता है। इन्होंने जब वायसराय नियुक्त कर दिया था, मृत्यु हो गई थी इनकी, तो ऐबक ने क्या किया था, देखिए ऐबक जो था सिंध पंजाब तक ही इनका था, इनकी मृत्यु हो गई। ऐबक को जो है न्यायपूर्ण राजा के रूप में माना जाता है, ऐबक को जो है न्यायपूर्ण राजा के रूप में माना जाता है। अच्छा, देखिए ये आपको पता चल गया पॉइंट। मेंस में लिखने को आप आराम से लिख सकते हैं। ये काफ़ी दानी स्वभाव का था, तो इसको लाख बख्श यानी लाखों का दानी, आपसे लाख बख्श की उपाधि कई लोगों ने ग्रहण करी थी। तो इन्होंने जो उपाधि ग्रहण की थी लाख बख्श, तो इनको लाखों का दानी मतलब होता है। और पील बखा यानी हाथियों का दानी की उपाधि मिली थी, ठीक है। उपाधि मिली थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। अब देखिए क्या हुआ इन्होंने, ये तो इल्तुतमिश बाद में आते हैं। इनके बाद क्या हुआ, यहाँ थोड़ी आपको हिस्ट्री बताते हैं। इनके बाद क्या हुआ कि पील बख्श तो इनको मिल चुका था। फिर आपके जो है क्या बोलते हैं आपका है, हाँ, ऐबक को कुरान खां भी बोला जाता था। ऐबक को कुरान ख्वां, कुरान खवा बोला जाता था। क्यों, कुरान का पाठ करने वाला। अत्यंत ही सुरीले स्वभाव, सुरीले स्वर में करता था, याद रखिएगा।
कुरान खमा अगर उपाधि पूछ ली जाए किसकी है तो किसकी है, ऐबक की है। फिर क्या हुआ, फिर इनकी मृत्यु के बाद आपके आते हैं आराम शाह। देखिए नाम में ही इनके आराम है। आराम शाह जो है लाहौर के अफसरों में सबसे अनुभवहीन व्यक्ति था, तो वो 8 माह तक सुल्तान था। उसके बाद क्या हुआ, तुर्क जो अमीर होते थे निराश होकर के बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। अब इल्तुतमिश क्या था, जिनसे शादी करी थी इन्होंने अपनी बेटी की आपके ऐबक जी ने, तो वही चल करके आगे जो है इनकी गद्दी पे बैठता है। और इल्तुतमिश जी है जो है आपके क्या बनते हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। आपके इनका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये आपके आगे चल करके गद्दी पे बैठते हैं। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश का टाइम रहा था 1210 से 1236 तक, 26 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। चलिए आगे देखते हैं अब क्या हुआ। देखिए यहाँ तक हम आ गए थे आपको। देखिए इल्तुतमिश के जो शासन था उनका भी आधा तुर्की अमीर और अतुर्की यानी ताजिक थे, ठीक है। तो ये सब तो आपकी बात अलग हो गई। और आपका एक मालिक के गुलाम ही नहीं, इन्हें भी गुलाम ही कहा जाता था। और चूंकि चालीसा होती थी, 40 लोगों का गुलाम का एक गुट होता था, उसको आगे जाके के बलबन ने ख़त्म किया था। तो इल्तुतमिश भी उन्हीं से निकल के आए थे और इनसे शादी करी थी ऐबक जी ने अपनी बेटी की। देखिए इल्तुतमिश का राज्यारोहण कुतुबी और मुइज़िन सरदारों ने विरोध किया था, क्योंकि गुलामों का दास का गुट बनाया था इल्तुतमिश ने, चालीसा जो बनाई थी। उन्होंने जो चालीसा बना दी थी इल्तुतमिश ने, 40 लोगों का गुट था। गुलामों का गुलाम बोला जाता था इनको, क्या बोला जाता था इल्तुतमिश को, गुलामों का गुलाम का राजा कौन था, तो इल्तुतमिश आएगा। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, गुलामों का गुलाम। फिर क्या हुआ, देखिए इल्तुतमिश के टाइम क्या था, इनको बदायूं की इक्ता प्रदान करी थी। इक्ता मतलब होता था कि तत्कालीन इक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ जो होता था उसको इक्तादार बोला जाता था, ठीक है। सिंहासन पर बैठने के बाद इनके जो प्रमुख शत्रु थे गजनी के शक एल्दोज, एल्दोज जो आपके थे, उनको इन्होंने 1216 में तराइन के तृतीय युद्ध में, अब देखिए तराइन का तृतीय युद्ध आपसे पूछा जाएगा, छिपा हुआ क्वेश्चन है, दो पहला दूसरे सब याद रखते हैं। तो तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध कब होता है, 1216 में यालदौज को इन्होंने हराया था। यालदौज को हराया था इन्होंने। यालदौज को पराजित कर दिल्ली सल्तनत को गजनी के प्रभाव से मुक्त कर दिया था और अपना जो है पूरा इन्होंने कर दिया था। एल्दौज के बाद इन्होंने कोबाचा को पराजित करके लाहौर पे भी कब्जा कर लिया, तो इनका लाहौर तक भी पूरा काम था, ठीक है। कोबाचा को हराया था इन्होंने। अब ये पूरी तरीके से इनके रियल इस्टेब्लिशर यानी रियल पूरे वो बन रहे थे। फिर क्या हुआ, चंगेज खां आया था इन्हीं के टाइम।